अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में मुसलसल ताखीर पर आज इमरान खान ने एक नया दावा कर दिया है और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि फैसले में ताखीर इसलिए हो रही है ताकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात करके नए बेंचेस बनाए जाएं और फिर 190 मिलियन पाउंड केस की अपील उनके सामने लगे। इमरान खान ने मजीद कहा है कि अडियाला जेल में समाअत 11 बजे से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन कल जज साहब सुबह आ गए। उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि मेरे वकला आ जाएं तो मैं भी आ जाऊंगा, मगर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जज जा चुका है। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो अपने सियासी कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखने जा रहे हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताखीर को आला अदलिया में तैनातियों से जोड़ दिया है। और ये इस लिहाज से भी दिलचस्प है कि 17 जनवरी यानी जुमे को सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख ही मुकर्रर नहीं है, बल्कि 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी होने जा रहा है। इस्लामाबाद में जजेस की 4 असामियों के लिए 19 नाम सामने आए हैं। ये नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कमीशन के अराकीन ने पेश किए हैं, जिनमें इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के साथ साथ इस वक्त तोशाखाना केस 2 की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद के नाम भी शामिल हैं। शाहरुख अर्जुमंद ने आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत की है। इसके अलावा जब इद्दत केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी ने सेशन कोर्ट में अपील की थी तो शुरू में जज शाहरुख अर्जुमंद ने ही अपील पर समाअत की थी और उन्होंने फैसला भी महफूज कर लिया था। मगर फैसले के दिन खावर मानिका के एतराज़ और हंगामे के बाद जज शाहरुख अर्जुमंद केस से अलग हो गए थे और फिर बाद में जज अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी को केस से बरी कर दिया था। अब 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास होगा। साथ ही उसी दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने का इम्कान है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज 13 जनवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट जेल के जरिए इमरान खान को तलब किया गया ताकि फैसला सुनाया जा सके, मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक शरीक मुल्जिमा बुशरा बीबी, उनके वकला और फैमिली के अराकीन अदालत नहीं पहुँचते वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद मुल्जिमान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए एक मुख्तसर तारीख दी जाती है। अब 17 जनवरी को फैसले की तारीख मुकर्रर की जाती है। फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाती है। आज अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत के बाद इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कल एहतसाब अदालत के जज की बातों का जवाब दिया और ये भी कहा कि जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। आज इमरान खान साहब ने कल की जो जज साहब की तरफ से एलिगेशन लगाए गए और कहा गया तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जेल में हमेशा से 11:30 बजे 12 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता और ट्रायल का एक वक्त मुकर्रर है और ये ट्रायल जो है कभी भी सुबह 9 बजे स्टार्ट नहीं हुआ। तो जज साहब की तरफ से ये कहना कि जी फलां पेश नहीं हुआ और फलां मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा, तो ये बात को रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। आज इमरान खान साहब ने अल-कादर का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने ये सवाल किया है और हम ये सवाल आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ से पूछेंगे कि उनके बेटे हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में सबको क्यों बेची। 9 अरब रुपए जायद के जो अमाउंट थी वो किस खाते में ली गई। नवाज शरीफ के खिलाफ ये FIR है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ट्रांजैक्शंस में ये आता है कि एक 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों बेची। इसका जवाब हुकूमती जमात देंगे। इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो इंसानी हकूक की तंजीमों को एक लेटर लिखेंगे। आज सलमान राजा, अली जफर, गौहर खान और अपनी लीगल टीम को उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं। यही इल्ज़ाम आज इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने भी दोहराया कि इमरान खान ने ये बातें कही हैं। इसका मसला ये था जो इमरान खान आज फिर से बता रहे थे कि ने रिश्वत दी थी हसन नवाज को, और वो कैसे दी थी कि उसकी कोई जो भी अपार्टमेंट उन्होंने लंदन में हसन नवाज की खरीदी वो उन्होंने कोई 2 या 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत अदा कर दी। इसका मतलब ये रिश्वत के पैसे थे और लिए किसने? हसन नवाज ने। और इसके लिए नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों दी गई वो रिश्वत। नवाज शरीफ उसका जवाब दे भी नहीं है कि उसने रिश्वत क्यों ली थी। उसने कुछ किया ही होगा तो ली होगी ना। जो फाइन लगा था के ऊपर वो सहूलतकारी थी आसिफ अली जरदारी की। तो अब जब ये दोनों बीच में है, सजा किसके लिए बन रही है? इमरान खान की। सहूलतकार जिसको आपने इमरान खान को कह दिया है, तो इसके अंदर जब पूछेंगे कि किस चीज की सहूलतकारी की गई तो बात तो चली जाती है नवाज शरीफ के ऊपर। जो असली जुर्म हुआ है वो रिश्वत देने और लेने का हुआ है। वो भी कह के चुके हैं कि मुझे बस जब ये क्यों डिले कर रहे हैं, ये सजा सुनाएं, उसके बाद हम इसको केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं और ताकि पूरे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता चले।
दिलचस्प बात यह है कि अब से 5 साल पहले भी जब यह मामला सामने आया था तो हमने शहजाद अकबर साहब के सामने ये सवाल रखा था, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आपसे तो ले लिया, मगर हसन नवाज से ने लिया था और उन्हें थोपा गया था, तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था। वन हाइड पार्क अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज का आया तो जब चीज़ें सामने आई। एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे, इतना कुछ पकड़ा गया, उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? इसके बाद भी तकरीबन 2.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत रही मगर कुछ नहीं किया, और अब 5 साल बाद दोबारा ये इल्ज़ाम लगा दिया। मगर दिलचस्प बात यह है, अगर ये सारी बातें इमरान खान साहब को पता थी तो उसके बावजूद क्यों उन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के साथ उन्होंने डील करने के बाद काबीना को भी अंधेरे में रखते हुए उससे दस्तखत कराए और फिर उन्हीं से एक ट्रस्ट बनाने के लिए 450 कनाल की ज़मीन ली और करोड़ों रुपए लिए, अगर ये पता था कि वो नवाज शरीफ साहब को रिश्वत दे चुके हैं, और फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की, हालांकि हुकूमत रही। दूसरी जानिब आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी मुख्तलिफ केसेस में इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुई। डी चौक एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचलने के केस में उनका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा के साथ दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। दौरान समाज जज ने बुशरा बीबी से कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, तो इस पर बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। तो जज ने उनसे मुकालमा किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे पास कचहरी में भी पेश होती रही हैं। इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि ट्रायल के दौरान मैंने जजिस को बीमार होते और कांपते हुए देखा है। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया लेकिन उन्होंने हमें सज़ा सुनानी थी। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि इमरान खान जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। हमारे साथ जो हुआ है इसके बाद कानून से एतबार ख़त्म हो गया है। इसके बाद अदालत ने इस केस में 7 फरवरी तक बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दूसरे जज ने डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक बुशरा बीबी की जमानतें मंजूर कर ली। मगर यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। दौरान समाअत वकला की जानिब से बुशरा बीबी के सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, हर जगह कहते हैं कि VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको इंतजार नहीं कराया, मैं फैसला लिखवा रहा था, वो छोड़कर आपकी जमानतों पर समाअत कर रहा हूँ। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुल्जिमा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। इसके अलावा आज सेनेट का हंगामा खेज इजलास हुआ जहां हुकूमती वज़रा की तकारीर के दौरान अपोजिशन अरकान वज़ीर आज़म के बताए हुए तरीके पर एहतजाज करते रहे, फिर बाद में वॉकआउट भी किया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने अपनी तकरीर में कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। अल-कादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड, तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। हमें नहीं समझ कि आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, आप ले जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास जेन्युइन मैंडेट नहीं है। इसके बाद हसन इकबाल ने शिबली फराज को जवाब दिया और कहा कि चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। इस दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा और एहतजाज करते रहे। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो वजीर आजम को सस्ता तोहफा देता है और वजीर आजम के सिक्योरिटी गार्ड को, वजीर आजम के MS को महंगे तोहफे देता है? दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। अगर आप 64 अरब रुपया पाकिस्तान के गरीबों का खाओगे, पाकिस्तान के नौजवानों का खाओगे और फिर अल-कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे तो जनाबे चेयरमैन, चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। सीरत की यूनिवर्सिटी किसी चोरी के पैसों की नहीं मोहताज है, नहीं मोहताज है। इनका ये इस्लामी टच इस चोरी के ऊपर नहीं चलेगा। इस
इस्लामी टच के साथ इनके डाके की वारदात नहीं छुप सकती, जितना मर्जी शोर मचा लो। परसों हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होनी है, जिसके बारे में पीटीआई वाज़ेह कर रही है कि अगर तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी तक का वक्त भी दिया हुआ है। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 16 जनवरी को मुज़ाकरात में जाएंगे और तहरीरी शक्ल में मुतालबात पेश कर देंगे। खान साहब सिर्फ ये एक्सपेल करना चाह रहे हैं कि हमारी डील शील नहीं हो रही, जिसकी बिना पे आपका जजमेंट डिले हो। मुज़ाकरात के लिए 16 तारीख के लिए कमेटी को बुलाया है, हमारी टीम इंशाल्लाह ताला जाएगी। हमारे जो 2 मुज़ाकरात है, खान साहब ने उसकी इजाज़त दी है, वो हम इन राइटिंग देंगे। और पहले मुतालिबा जो हमारा है कि कमीशन का क़याम हो, उस पर हम जोर देंगे कि इब्तिदा आप यहाँ से कर दें, और जो बाकी असीरान की रिहाई है वो रिहाई भी होनी चाहिए। कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात वही हो रहे हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हमारे हो रहे हैं। इन एनी केस वी वांट टू गिव इट अ ट्राई और काशियसली ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला की कोई बेहतर हो। मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुसलसल मुज़ाकरात और तहरीक इंसाफ की नीयत पर सवालात उठा रहे हैं। कल कौमी असम्बली में तकरीर करने के बाद जियो न्यूज़ से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो दुआ गो हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, मगर पीटीआई ने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दी। ये ऐसी टारगेट कर रहे हैं, मैं तो दुआ कहूँगा मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर 2 नंबरी हो रही है फिर भी कामयाब हों, खुदा न खास्ता को बद्दुआ नहीं देना चाहता, बिल्कुल कामयाब हों। लेकिन मुझे एक कोई बता दे, कोई बता दे, एक आर्गूमेंट दे दे इस हक में कि ये मुज़ाकरात जो है कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि नजर नहीं आ रहा, वो कहते हैं देखो जी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने पीटीआई ने, वो बंदा लब रहते ने जिदे उत्ते मलबा सुट देन के जी एनी वजह नाकाम हुए। आज इमरान खान से मुलाकात की वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब, पहले इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये दबाव डालने के लिए केस का फैसला मुलतवी कर रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर फैसला अनाउंस करना चाहिए। आज जो उन्होंने बात की है वो ये कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में इन्होंने जज भर्ती करने हैं, इसलिए फैसला इन्होंने डिले किया। दिलचस्प बात यह 17 जनवरी को फैसला आना है, 17 जनवरी को इजलास भी है जिसमें जो तैनाती हैं वो डिसाइड होनी है, जिसमें से 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी डिसाइड होनी है, और उसमें 2 जजेस, एक हुमायूं दिलावर साहब और अर्जुमन साहब भी हैं। क्या इमरान खान साहब को लग रहा है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अब मैनेज किया जाएगा उनके खिलाफ? जी बिल्कुल यही तासुर है, और इसी के ऊपर उन्होंने बात की है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट को जो है कंट्रोल किया गया है, और कोर्ट जो है आज़ाद नहीं है। अदालतों में जो मामलात हैं वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ को हिफाजत करने में नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट पहले काजी फाइज़ ईसा के नीचे और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिलिट्री कोर्ट को सजाएँ देने की इजाज़त देने के बाद शहरियों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं, और इससे सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल एक निज़ाम में उनकी अफादियत है उस पर भी इफ़ेक्ट आया है, और सुप्रीम कोर्ट बाद नज़र में जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत में फेल नज़र आती है। सब तो फिर ऐसी सूरत में, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जो हैं साहबजादा हामिदजादा साहब, वो तो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान उन्हें रिहा होते नज़र आ रहे हैं, अब आसानी का वक्त शुरू होने वाला है। तो फिर तो इमरान खान साहब को खुद उम्मीद नहीं है कि पहले यहाँ से फैसला आएगा फिर हाई कोर्ट में भी उनके हक में फैसला नहीं आएगा। देखिए ये कोर्ट्स को जो हैं हाई कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के को मकसद था ना, ये को ऐसे कोई शुगल के लिए तो शाज़ बुलाई नहीं गई, और इसलिए इसका मकसद जो है अदालतों को कंट्रोल करना था। अदालतों में एक तासुब बढ़ता गया है, कुछ जजेस को आइनी पावर्स दे दी गई हैं, दूसरे जजेस को फारिग कर दिया गया है, और जिन जजेस को आइनी पावर्स दी गई हैं उनमें से बाज़ ने अपने खुद को वोट करके उन बेंचेस का सरबराह बनाया है। अभी हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस जो हैं वो नहीं बनाए गए हैं, और ना ही जो है करारदादें पेश की गई हैं जो कि आइन के तहत एक लाज़िम मुलज़ुम काम है। जहाँ तक जजेस की बात है, हो सकता है हुकूमत का ये एक प्लान हमें नज़र आता है, लेकिन इस प्लान पे वो कितनी अमल दरामद कर सकेंगे या हम उनको कामयाब होने देंगे ये वक्त बताएगा। हम उसके लिए भरपूर जदोजहद करेंगे अदालत में, और आइन और कानून के तहत के दायरे के अंदर रहते हुए। हम ये नहीं चाहेंगे कि जो आप जज भर्ती करें और वो जजेस वो हों जिनका क्राइटेरिया इमरान खान को सज़ा देना हो, और सिर्फ इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर आप उनका नाम प्रपोज करें, क्योंकि इन जजेस में से जो जजेस जिनके नाम आए हैं हम उनके नामों पे शदीद मोतरज़ हैं। उनके ऊपर अभी भी फ़ौजदारी मुकदमे हैं KP हुकूमत में, और उनके ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात से जब तक बरी जुमा नहीं होते उनका नाम कंसीडर करना भी मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन के लिए मुनासिब नहीं होगा। और सब अब जब फैसले से कोई उम्मीद नहीं इमरान खान साहब को, नीचे की कोर्ट से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक के भी वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात से उन्हें कोई उम्मीद है? क्योंकि बहरहाल मुज़ाकरात के लिए तो जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तीसरी मुलाकात है उसके लिए।
देखिए, मुज़ाकरात से उम्मीद है या नहीं है, ये तो अब गवर्नमेंट के जो उनका कॉन्डक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो जाहिर है इसमें मुज़ाकरात से उम्मीद या नाउमीदी की जो बात करनी है वो हुकूमती जो अमल है उसके ऊपर मुनहसर है। अगर हुकूमत संजीदगी से इस बात को आगे बढ़ाएगी तो फिर इसमें देखा जा सकता है। सियासी जमातों के पास बहरहाल मुज़ाकरात के अलावा कोई हथियार नहीं होता है। टॉक्स ही एक वे फॉरवर्ड है। टॉक्स पहले भी ऑफ़र की गई थी, टॉक्स अब भी ऑफ़र की गई हैं और टॉक्स फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि पाकिस्तान को जमहूरियत में और पाकिस्तान में आइन बहाल हो, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया जो है वो बहाल हो और पाकिस्तान को इस सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम से निकाल के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो इसको राह पे डाले और सही पटड़ी पे डाले। बस अब फिर ऐसा सिनेरियो मुझे बताएगा कि इमरान खान साहब की सोच क्या है एग्जैक्टली जब आप उनके साथ मिले। अगर वो जेल में रहते हैं जिसमें वो खुद खदशे का इजहार कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक, प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका रेमिटेंसेस की सूरत में भी दिसंबर तक तो कोई ऐसा नतीजा नहीं नजर आ रहा। पार्टी के अंदर आपस में इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हैं। करेगी क्या पार्टी अगर मुज़ाकरात का भी नतीजा नहीं निकलता? क्या सोच रहे हैं इमरान खान साहब एग्जैक्टली, क्या होगा? देखिए, हमारी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी। हम जदोजहद पहले भी करते रहे हैं, हम जदोजहद आगे भी करेंगे। जो सियासी जदोजहद हमारा हक है, हम सियासी इख्लाफ राय का इजहार करते रहेंगे और हम अपने जो बातें हैं या जो अपनी स्ट्रेटजी है वक्त आने पे आपके सामने रखते रहेंगे। मतलब यानी आगे भी कोई क्या प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि अगर मुज़ाकरात से उम्मीद बड़ी कम है, मुज़ाकरात में जा तो रहे हैं मगर उम्मीद बड़ी कम है। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हैं इसको एक गवर्नमेंट में एक सेगमेंट तो है जो सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है और मुसलसल वो इस अमल में मसरूफ़ अमल है इस चीज़ के ऊपर कि वो मुज़ाकरात को सबोटाज करे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सियासी जमातों के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है, लिहाजा मुज़ाकरात ही एक ऐसी चीज़ है। अगर टॉक्स जो है फेल भी होते हैं तो दोबारा टॉक्स भी की जा सकती हैं, दोबारा टॉक्स भी हमेशा हुई हैं। तो ये सूरत हाल जो मुल्क में इस वक्त जारी है, चाहे वो सियासत के तनाजुर में हो, वो मुआशरत के तनाजुर में हो, लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दी के तनाजुर में हो और ओवरऑल महंगाई के तनाजुर में हो, लोगों की जीना ज़िंदगी दोभर हो गई है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को जो है वो बातचीत के ज़रिए ही पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना पड़ेगा और इमरान खान साहब को रिहा करके अमली सियासत में हिस्सा लेने की भरपूर इजाज़त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से जो इन मुज़ाकरात पर कंसर्न का इज़हार करें। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आपके ज़रा मुज़ाकरात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर भी मैं बात करूँगा, मगर पहले इमरान खान साहब ने ये जो बार बार डिले हो रहा है जजमेंट, पहले तो वो कह रहे थे दबाव डालने के लिए है, फौरी फैसला सुनाया जाए, मगर आज उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि हाई कोर्ट्स में कोर्ट पैकिंग होनी है और फिर क्योंकि अपील में मामला जाएगा इसलिए ये मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। 17 जनवरी को फैसला आना है, 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो 4 असामियों पर गौर होगा उनमें जज हुमायूं दिलावर और जज शाहरुख अर्जुमंद के नाम भी शामिल हैं दीगर मुताज़िर जजेस के साथ। तो ये फिर उनका अंदेशा दुरुस्त है कि ये इसलिए हो रहा है? नहीं, मैं शादेब ये इट्स ए कोइंसिडेंस, लेकिन ये जो तारीख जो है रखी गई है इंडक्शन की, ये तो 1 महीना पुरानी है और जो कल मुलतवी हुआ है ना, मगर उससे पहले भी 2 दफ़ा मुलतवी हुआ है। 23 दिसंबर को होना था, नहीं हुआ। पहले भी मुलतवी हुआ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 महीना पुरानी तारीख रखी हुई है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें कोई देयर इज नो मेथड इन दिस मैडनेस, एब्सोल्युटली नॉट। मैं मुहावरतन बात करूं, मैडनेस तो कोई नहीं है। यानी कि फैसला उनके खिलाफ आए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट में उन्हीं जजेस के सामने जाए जो उनके खिलाफ फैसला दें, ये पूरी मैनेजमेंट नहीं हो रही है? कथित तौर पे नहीं है, कथित तौर पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता कोई ऐसा जिससे कोई शायबा भी हो कि मैं कोई जुडिशल प्रोसेस का मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ या जुडिशल प्रोसेस को अच्छा कह रहा हूँ या बुरा कह रहा हूँ। जुडिशल प्रोसेस होता है। अल्लाह करे पाकिस्तान में जो है इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो, तराजू जो है बराबर हो
और ये इस किस्म के शक शुबहात जो हैं मेरा ख्याल है बानी पीटीआई को इसलिए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने ये सारी मैनेजमेंट जो है मियां नवाज शरीफ को कैद करने के लिए, मरीम नवाज को कैद करने के लिए, शहबाज शरीफ को कैद करने के लिए सारी मैनेजमेंट खुद की थी और बाजवा और फैज़ के साथ मिलके की थी। ये उनको जो पुराने जो है ना जो अपने किए किराए जो हैं वो उनको हॉन्ट करते हैं। उनको रात को याद आता होगा जो सेल के अंदर के मैंने क्या क्या वारदात की हुई है, कहीं मेरे साथ तो नहीं वो वारदात हो रही। ये सारा रोना है और कोई रोना नहीं है। वैसे मगर आज उन्होंने एक और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने एक दफ़ा मुशर्रफ के वक्त मैंने 6 महीने कैद काटी अटक किले में मैं जाके फाइनल डेज मैंने वहाँ गुजारे। उसके बाद मैंने फिर जनरल मुशर्रफ के वक्त मैंने 1 महीना ये जंग जेल में काटी और उसके बाद जो है ये मैं अभी 6 महीने थैंक्स टू इमरान खान मैंने काटी विदाउट एनी चार्ज और विदाउट एनी कोई मेरे ऊपर कोई रेफरेंस नहीं था, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये रात को बंदे को हॉन्ट करती है सारी जिंदगी की गलतियां आके। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बात करता हूँ। जब आप अकेले होते हैं और वो दरवाजा बंद करके उसकी बड़ी खौफनाक आवाज आती है जब वो लोहे का दरवाजा बंद होता है, तो ये चीजें हॉन्ट करती हैं। इमरान खान को ये सारी चीजें हॉन्ट कर रही हैं जो उसने नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, आसिफ जरदारी की हमशीरा के साथ, मरीम नवाज के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के मेरे जैसे वर्करों के साथ जो कुछ किया है वो उसको हॉन्ट कर रहा है। उसको सारा अपना नजर आ रहा है कि नहीं कोई फिक्स तो नहीं हुआ क्योंकि उसने सारा कुछ खुद फिक्स किया हुआ था। ये नोटों से लेके ये $90 मिलियन, $190 मिलियन, ये डॉलर और तोशा खाना, ये सारा हॉन्ट कर रहा है उसको। वैसे मगर वो ये कह रहे हैं कि असल में मेरा तो स्कैंडल है ही नहीं। स्कैंडल तो ये है कि पकड़े साहब इसलिए गए क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बेटे ने वन हाइट पार्क उन्हें जो 9 अरब की मालियत का था 18 अरब रुपए का बेचा। और असल में, और आज बाकायदा तौर पर लीमा खान साहिबा ने बाहर आके भी कहा है कि असल में तो ने रिश्वत दी थी नवाज शरीफ को, वो है असल स्कैंडल। देखें अगर मुझे फिर बताएं तो एनसीए क्यों पार्शल हुई है कि एनसीए ने उसका केस नहीं बनाया, इसका केस बनाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एनसीए ने फिर हसन नवाज वाली बिल्डिंग का क्यों नहीं बनाया? उन्होंने ये इनके ऊपर क्यों, साहब के ऊपर क्यों बनाया? और का पैसा इन्होंने डाइवर्ट क्यों किया? उस जुर्माने का पैसा जो है उसमें एनसीए का पैसा जुर्माने के अकाउंट में क्यों डाइवर्ट किया इन्होंने? बड़े मासूम है, सारा खानदान ही मासूम है। हमारे सारा इल्जाम जो है वो हमारे ऊपर इल्जाम खत्म ही नहीं होते। यानी मैं आप क्या बार बार अपनी बंदा स्टोरी सुनाए? ये रोना धोना सियासी वर्करों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मुझे बताएं कि वो पैसा अगर साहब ने वहां भी गड़बड़ की हुई थी तो एनसीए ने वहां क्यों नहीं फैसला उनके खिलाफ, हसन नवाज के खिलाफ क्यों नहीं फैसला दिया? उन्होंने हसन नवाज वाली ट्रांजैक्शन को जो है वो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन करार दिया। बाकी पैसा उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, इट विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना गया। इमरान खान ने वो पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, के जुर्माने और लाइबिलिटी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये सारा किस्सा है, इसमें कोई इतना हेर फेर या इसमें कोई इतना गुंजल तो है नहीं है। मैं सीधी बात है, सारी दुनिया को समझ आ रही है। अगर इमरान खान को या लीमा खान साहिबा को समझ नहीं आ रही तो फिर जो है वो जरा थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें, ये क्या वारदात हुई। मतलब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी वो पैसे वापस किए, ये कह के कि वो सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में, इस अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे, सरकार को वापस किए। मगर इमरान खान साहब का भी ये इसरार है कि जजमेंट है जी, जजमेंट है इनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है इसके ऊपर। जी बिल्कुल है, जिसमें लिखा भी हुआ है कि रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। मगर उसमें अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का भी इसरार है कि ये सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि जो ये केस है उसमें कोई मैंने ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। अगर एक यूनिवर्सिटी बनाई तो उसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है और सारा का सारा निज़ाम मेरे खिलाफ मैनेज किया जा रहा है। आप वहां पे यूनिवर्सिटी आके खुद यूनिवर्सिटी देख लें और बताएं फिर आके टीवी के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी में कौन सी पीएचडी हो रही है। इमरान खान पीएचडी कर रहा है रूहानियत के ऊपर के या क्या क्या कर रहा है, वो तो देखें आके उस यूनिवर्सिटी को जो है।
और करें प्रोग्राम फिर उसके ऊपर, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर। देखें वहां पे कितनी फैकल्टीज हैं, कितनी पीएचडीज हैं, कौन सा उसका वाइस चांसलर कौन है, कितने वहां पे लोग पढ़ा रहे हैं, कितने पीएचडीज पढ़ा रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, रजिस्ट्रार कौन है, आगे देखें तो सही उसके ऊपर। वैसे उस यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने मुतादिद दफ़ा प्रोग्राम में तफसीलात सामने रखी हैं और वहाँ पर ज़रूर सवाल उठता है, मगर अदालत ये देखेगी कि यूनिवर्सिटी काम कर रही है नहीं कर रही है, या फिर इमरान खान की इस बात को जब हाई कोर्ट में या आला अदलिया में मामला जाता है इस बात को वजन दिया जाएगा कि जी मुझे क्या ज़ाती फ़ायदा हुआ, मैंने तो कोई ज़ाती फ़ायदे सारे के सारे मामले में नहीं लिया। नहीं, मुझे बताएं कि उस यूनिवर्सिटी में 2 ही पढ़े लिखे आदमी जो है उनके बन सकते थे, कि इनकी बेगम साहबा और एक खुद के बोर्ड जो है उसके ऊपर ये हैं, और मेरा तीसरा गोगी है। ये क्या आपकी सिलसिला है कि सारी वंड जड़ी ये आपस ही छिपा ली है इन्होंने। कोई बाहर का बंदा इनको नजर ही नहीं आया कि उसके बोर्ड के ऊपर कोई आ जाता। 400 एकड़ जमीन भी ले ली, फिर पता नहीं क्या और इसमें एक और भी ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, मेरा थोड़ा सा मीटर घुमा हुआ है। तो ये हाँ, ये दिस इज सो ब्लेटेंटली a lie, a complete lie। फिर एनसीए ने हसन नवाज को क्यों छोड़ दिया? उधर क्यों नहीं उन्होंने उससे पैसा लेके वो भी पाकिस्तान को रिमिट करते? इनका पैसा क्यों भेजा और फिर उसको इन्होंने क्यों बेल आउट किया? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो पैसा फिर अकाउंट आज भी डिफॉल्ट में। सब जाहिर वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सारी तफसीलात लिखी हुई थी कि कैसे इस मामले को टेकअप किया गया, कैसे उसमें पैसे जमा कराए जाने थे, वो जमा नहीं कराए जा रहे थे, ये आए तो क्यों आए और क्यों नहीं आने चाहिए थे, और फिर पैसे वापस किए, वो सारी तफसीलात अदालत ने अपने फैसले में लिखी है। बट अब इस सारे के सारे माहौल में ख्वाजा साहब पूरी पार्टी आपकी मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रही है, आप अकेले हैं जो कह रहे हैं भरोसा मत करना, कोई फायदा नहीं होना, और ये सारे के सारे मामलात की बात कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो आप क्या इदारों की रिजर्वेशन बयान कर रहे हैं कि जी उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इदारों की रिजर्वेशन में बयान नहीं कर रहा। कतई तौर पे मेरे साथ कभी इस मौजू पे इदारों की बात नहीं हुई। एक लैटिन में टर्म है जो लीगल टर्म है, केविट अटेम्प्टर, उसकी ट्रांसलेशन है उर्दू में या फारसी में मुश्तरी होशियारबाश। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन प्लीज बी वेयर ऑफ हिम। ये बंदा मुकर जाता है, ये जो कहता है उसके ऊपर खड़ा नहीं रहता, बल्कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि ये मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कहा था। तो इसलिए मैं शक का इजहार या एक खदशे का इजहार इसलिए कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे मुज़ाकरात हर वक्त मुज़ाकरात जो हैं होने चाहिए, कुव्वतों के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि तमाम पावर सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके अंदर, मगर वो मुकरेंगे किस बात से? उनके पास देने को है ही क्या? कैद है वो, एक फैसला आना है जिसमें उनको वैसे ही लग रहा है कि हाई कोर्ट तक चीजें मैनेज होगी, वो इल्जाम लगा रहे हैं। उनके पास देने को क्या है? देने के पास तो हुकूमत ही के पास है ना, वो किस बात से मुकर जाएंगे? हुकूमत ही दे बात। लेट्स अज्यूम के मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाते हैं, चलें मैं मान लेता हूँ कामयाब हो जाते हैं, मैं अपनी बात को खुद जो है ना मैं उसमें स्पेस पैदा करता हूँ, कामयाब हो जाती है। मेरी बात गलत साबित होती है, वो सिंसेरिटी के साथ मुज़ाकरात करते हैं। जब सिंसेरिटी के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो पाकिस्तान का माहौल अच्छा होगा ना, पाकिस्तान का माहौल अच्छा होगा। इन मुज़ाकरात का फिर जो है जो दायरा वसी किया जाए, उसमें जुडिशरी भी आ जाए, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, उसमें बिग बिजनेस भी आ जाए, उसमें मीडिया भी आ जाए, ये सारे इकट्ठे आ जाएं तो पाकिस्तान के जो गाड़ी जो है वो दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी ना, हालात अच्छे हो जाएंगे ना। करें फिर, बिल्कुल करें। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि उनको क्या फायदा है, ये सबको फायदा होगा। पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, पीएमएलएन बैठी हुई है, पीटीआई बैठी हुई है, और पार्टीज बैठी हुई हैं। तो ये इसको 2014 तक ले जाए, जब इन्होंने वारदात शुरू की थी, जो जनरल पाशा और जनरल ज़हीर इस्लाम के कहने के ऊपर, वहां से ले चले।
पर सर मुझे ये भी बताइएगा, बतौर डिफेंस मिनिस्टर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेकर और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर सवाल उठ रहा है। तो आज आर्मी चीफ का जो बयान है कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और उस वक्त तक रहेगा जब तक इस मसले को दूर नहीं कर देते। अब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। क्या कंफ्यूजन है कि किस तरीके से अफगानिस्तान से निपटा जाए, क्योंकि वो मानते नहीं है इस बात को, हमारी तरफ से बात जरूर की जा रही है, इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, क्या कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कंफ्यूजन इस हवाले से? नहीं, देखें, हमें इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमने इन तल्लुकात के अंदर पिछले 30-40 साल में बहुत इन्वेस्ट किया। 90,000 तो हमारी कैजुअल्टीज है ना पाकिस्तान की, 90,000 शहादतें हमारी फौज की, सिविलियंस की, FC की, रेंजर्स की, हमारे बाज़ारों में, हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में, दफातर में जो धमाके हुए हैं वो हमारे इस ताल्लुक की वजह से हुए हैं जो अफगानिस्तान के साथ हमने अपने हमसाये का ताल्लुक जो है वो उसका क्या कहते हैं, उसके जो डिमांड्स जो हैं जो होती हैं एक हमसाये के ऊपर, वो हमने पूरी की। हमने 80 की दहाई में उस जंग में इन्वॉल्व हुए। उसके बाद हम 2001 में जब 9/11 का इन पे हमला हुआ अफगानिस्तान में, फिर तो उसमें इन्वॉल्व हुए और हमने बेशुमार वो जो 90 की दहाई थी जहाँ पे हर जगह हम था, उस वक्त भी पाकिस्तान में हम क्या, उस वक्त भी हम कुर्बानियाँ दे रहे थे। हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि हम उनके साथ जो है तल्लुकात जो हैं उनकी वो डिमांड करते हैं। हमारी ये इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है कि उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यही दे दें कि अपनी सरजमीन से हमारे ऊपर हमले बंद हो जाए। आप जाने, आपके TTP वाले, आपके जो अजीज और कारब जो है आपके साथी हैं पुराने, आप जाने वो जाने, लेकिन अपनी सरहद के अंदर जो मर्जी करें। ये this should not spill over to पाकिस्तानी साइड। आप अपनी वहाँ पे जो डेंस बनी हुई हैं, जो नेटवर्क बना हुआ है, जो पनाहगाहें बनी हुई हैं जिसमें ये लोग गनगनाते फिर रहे हैं और दे आर फुली आर्म्ड विद व्हाटएवर इज लेफ्ट बाय NATO फोर्सेस इन अफगानिस्तान, और उनको बिल्कुल खुली आज़ादी है कि पाकिस्तान के अंदर आएँ जाएँ और तबाही जो है बर्बादी जो है शुरू करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आज भी जारी रखी, जिसके सामने वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी रहे। आज समाअत के आगाज़ में जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से सवाल करते हुए कहा कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इख्तलाफ अलग बात है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ज़माना अमन में भी फौजी उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने इस पर रिमार्क देते हुए कहा कि आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि जहन में रखें कि FB अली केस सिविल मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद सवाल करते हुए कहा कि ख्वाजा साहिब, आप वज़ारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दें। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुँच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मज़ीद सवाल किया कि 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ाहमत की गई? ज़रूरी नहीं कि गोली ही चलाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान ना हो इसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जैसे मुशर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क दिए कि अगर सिविलियन माली फ़ायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि उसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, तो फिर इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हालात व वाक़यात को देखा जाएगा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दी है कि कौन से जराइम मिलिट्री कोर्ट्स के दायरा कार में आएंगे, इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दी है कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिनको पता ही नहीं था उनका तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ही नहीं हुआ। इसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक आम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखी गई ब्रेक के बाद। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इसराइल ने गजा में बदतरीन बमबारी का आगाज़ कर दिया था और उसके साथ ही इसराइली फ़ौज ने गजा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी थी, जिसका सिलसिला 15 माह बाद अब भी जारी है। और इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 46,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि जंग की वजह से लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और गजा इस वक्त बहुत बड़े इंसानी अलमियत से दो चार है। इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता चंद माह से इसराइल का इत्तेहादी अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें कर रहा है और हमास की कैद में मौजूद बाकी अरगवालियों की बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। महीनों से जारी इन मुज़ाकरात में अब ब्रेक थ्रू मिलने का इम्कान पैदा हो गया है और इस सिलसिले में कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हतमी मुज़ाकराती नशिस्त जारी है। लेकिन अरब मीडिया के मुताबिक इस दौरान गजा में इसराइली हमलों में पहले से ज़्यादा शिद्दत आ गई है। मुज़ाकरात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा है कि हम जंगबंदी के मुआहदे के करीब तर हैं और तमाम अहम मसाइल को हल कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि हम दोबारा दोनों फरीक़ों से दरख्वास्त करते हैं कि वो मुज़ाकरात में संजीदगी से शिरकत करें जो इस वक्त हो रहे हैं, और हम इस बात की तारीफ़ करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हम दोनों फरीक़ों से ये भी अपील करते हैं कि वो इस जंग को फ़ौरन ख़त्म करें और मुआहदे पर जल्द दस्तखत करें ताकि गजा के अवाम को वो अमन मिल सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जबकि मुज़ाकरात के हवाले से खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज कतर में मुज़ाकरात कार एक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। इस हवाले से हमास ने कहा है कि बातचीत आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि इस मुज़ाकरात के दौर से मुआहदे तक पहुंचा जा सकेगा। एक फ़लस्तीनी ज़रिए ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर सब कुछ बाखूबी हो गया तो मुआहदा आज हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। जबकि एक इसराइली अहदेदार ने कहा है कि बातचीत एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन कुछ तफसीलात पर अभी काम करना बाकी है। मुज़ाकरात से वाकिफ एक अहदेदार के मुताबिक कतरी सालिसों ने इसराइल और हमास को जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए एक हतमी मुसविदा पीर को फराहम कर दिया था। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मेज़बानी में होने वाले इन मुज़ाकरात में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और मौजूदा सदर बाइडन के नुमाइंदे ब्रेट मैकगर्क दोनों शरीक हैं। जबकि इसराइल की नुमाइंदगी मोसाद के सरबरा डेविड बार्निया और शिन बेत के डायरेक्टर रोनिन बार कर रहे हैं। आज दोहा में होने वाले मुज़ाकराती नशिस्त से पहले मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन और दो मुंतखब सदर ट्रंप जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, उन्होंने भी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ और मुआहदे का इंदिया दिया था। पीर को अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुतालिक अपने खिताब में सदर बाइडन ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक कहा था कि हम इस प्रपोजल की कामयाबी के करीब हैं जो मैंने चंद माह पहले पेश किया था और वो प्रपोजल आखिरकार हकीकत बनने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने इस हवाले से हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद सानी से भी बात की है। जबकि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंगबंदी मुआहदे में अहम पेशरफ्त होने का इंदिया दिया। CNN के मुताबिक पीर को जब ट्रंप से गजा में जंगबंदी और यरगमालियों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके ख्याल में मुआहदे में पेशरफ्त हुई है और वो इसको मुकम्मल कर रहे हैं। ट्रंप ने न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम मुआहदा करने के बहुत करीब हैं और उन्हें यह करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये मुकम्मल नहीं किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, ऐसे मसाइल जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुआहदा हो चुका है और हाथ भी मिलाया जा चुका है और अब वो इसे मुकम्मल कर रहे हैं और शायद ये इस हफ्ते के आखिर तक मुकम्मल हो जाए, मगर यह होना बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार हमास को धमकी दी कि अगर वो इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करेंगे तो वो उनके लिए जहन्नुम बना देंगे। जबकि ये खबर भी सामने आ रही है कि हालिया मुज़ाकरात में उनके नामजद खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी अहम किरदार अदा किया है और ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर भी मुआहदे के लिए काफ़ी दबाव डाला है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 2 इसराइली अहदेदारों ने बताया है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की हफ्ते को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ तनाव के माहौल में एक मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म पर 20 जनवरी को अमरीकी सदारती हल्फ बर्दारी से पहले मुआहदे को कबूल करने के लिए सख्त दबाव डाला था। मुज़ाकरात से वाकिफ 2 अहदेदारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि नेतन्याहू पर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे के दबाव का असर पड़ा है और इसी वजह से हफ्ते के आखिर में होने वाली बातचीत के दौरान अहम मसाइल हल हो गए थे। जबकि यह खबर भी सामने आई है कि हमास ने मुज़ाकरात में पेश हतमी मुसवदे पर इत्तफाक कर लिया है। इस हवाले से खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक मुज़ाकरात से वाकिफ 2 अहदेदारों ने बताया है कि हमास ने गजा की पट्टी में जंगबंदी और दर्जनों यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कबूल कर लिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने तजवीज़ करदा मुआहदे की एक कॉपी हासिल की और एक मिस्री अहदेदार और एक हमास के अहदेदार ने इसकी तस्दीक की है। जबकि एक इसराइली अहदेदार ने कहा है
कि पेशरफ्त हुई है, लेकिन तफसीलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए इसराइली काबीना में पेश करना होगा। अगर दोहा में जारी मुज़ाकरात में दोनों फरीक मुआहदे पर इत्तफाक कर लेते हैं तो इसराइली हुकूमत यह मुआहदा अपनी काबीना में पेश करेगी और वहाँ से उसे सादक सिरियत से मंजूरी दरकार है, जिसके बाद इसराइल इस जंगबंदी मुआहदे पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद करेगा। मगर शुरू से ही जंगबंदी की मुखालफत करने वाले इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने आज भी इस हवाले से धमकी दी है कि अगर मुआहदा हो गया तो वो इस्तीफा दे देंगे, जबकि उन्होंने इंतहाई दाएं बाजू के एक और वजीर से भी हुकूमत छोड़ने का मुतालबा किया है, जिस पर इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर के हालिया बयान ने इसराइल में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि वो गुज़िश्ता साल कई बार यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे को नाकाम बना चुके हैं। एक्स पर शाया एक वीडियो में बिन गुवेर इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर खजाना बेजलिल स्मोट्रिच को मुखातिब करके कहते हैं कि वो वजीर आज़म नेतन्याहू से कहें कि अगर मुआहदा कर लिया तो वो हुकूमती इत्तेहाद छोड़ देंगे, जबकि उन्होंने इस वीडियो पर लिखा कि पिछले साल अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमने बार बार इस मुआहदे को आगे बढ़ने से रोका है। जबकि वीडियो में अफसोस का इजहार करते हुए बिन गुवेर कहते हैं कि हाल ही में दीगर अनासर जो इस मुआहदे की हिमायत करते हैं हुकूमत में शामिल हो गए हैं और अब हम ताकत का तवाज़ुन नहीं रखते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बिन गुवेर के इस बयान पर यरगमालियों के अहले खाना और अपोजिशन सियासतदानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया है, जबकि इस मुजव्वज़ा मुआहदे की तफसीलात भी सामने आई हैं। एसोसिएटेड प्रेस को इस मुआहदे की एक कॉपी मिली है, जिसके मुताबिक 3 मरहलों पर मुश्तमिल यह मुआहदा जो अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से पेश करदा और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के तायद शुदा फ्रेमवर्क पर मबनी है, जो 6 हफ्तों के दौरान 33 इसराइली यरगमालियों की रिहाई से शुरू होगा, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और ज़ख्मी अफराद शामिल होंगे और बदले में इसराइल के ज़ेर हिरासत सैकड़ों फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई होगी। इन 33 यरगमालियों में 5 इसराइली ख़वातीन फ़ौजी भी शामिल होंगी, जिनमें से हर एक के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। फ़लस्तीनी कैदियों में 30 जंगजू भी शामिल होंगे जो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। पहले मरहले के अख्तिताम तक तमाम कैदियों, ख्वाह जिंदा हों या मुर्दा हों, उनको रिहा कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि पहले मरहले के दौरान जो 42 दिन पर मुहित होगा, इसराइली अफवाज आबादी वाले इलाकों से वापस चली जाएंगी। फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा में अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त दे दी जाएगी और गज़ा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा होगा और रोज़ाना तकरीबन 600 ट्रक गज़ा में दाखिल होंगे, जबकि दूसरे मरहले की तफसीलात पर पहले मरहले के दौरान ही बात होनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तफसीलात पर इत्तफाक करना अभी मुश्किल है, जबकि मुआहदे में ये तहरीरी ज़मानत नहीं दी गई कि जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक एक हतमी मुआहदा नहीं हो जाता। इससे इम्कान पैदा होता है कि इसराइल पहले मरहले के इख्तिताम के बाद अपनी फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकता है। ताहम एक मिस्री ओहदेदार के मुताबिक तीनों सालिसों ने हमास को ज़मानी ज़मानतें दी हैं कि जैसे मंसूबा बनाया गया था मुज़ाकरात वैसे ही जारी रहेंगे और दूसरे और तीसरे मरहले के निफाज के लिए मुआहदे की कोशिश करेंगे। मुआहदा ये इजाज़त देगा कि इसराइल पहले मरहले के दौरान फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपना कब्जा बरकरार रखेगा, जो गज़ा और मिस्र के साथ वाक़ई सरहदी इलाका है। हमास ने इब्तिदाई तौर पर मुतालबा किया था कि इसराइल इससे पीछे हट जाए, ताहम इसराइल नेटजारिम कॉरिडोर से निकल जाएगा, जो गज़ा के वस्त में वाक़ई एक बेल्ट है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुसव्विदे के मुताबिक दूसरे मरहले के दौरान हमास बाकी रह जाने वाले जिंदा कैदियों, जिनमें बेशतर मर्द फौजी शामिल होंगे, उनको मजीद कैदियों और गज़ा से इसराइली अफवाज की मुकम्मल वापसी के बदले रिहा करेगा। लेकिन हमास ने कहा है कि वो बाकी यरगमालियों को जंग के खात्मे और इसराइल की मुकम्मल वापसी के बगैर नहीं छोड़ेगा, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने माजी में कहा हुआ है कि जब तक हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता वो लड़ाई दोबारा शुरू करेंगे। मुसव्विदे के मुताबिक तीसरे मरहले में बाकी यरगमालियों की लाशों को वापस किया जाएगा और बदले में गज़ा के लिए 3 से 5 साल तामीर नौ का मंसूबा दिया जाएगा, जिस पर बैनुल-अक़वामी निगरानी में अमल दरामद किया जाएगा। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन मुज़ाकरात में गज़ा के लिए मुतबादिल हुकूमत की तश्कील पर इत्तफाक नहीं होता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमास इलाके पर काबिज़ रहेगा। जबकि आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गज़ा में जंग के बाद का एक मंसूबा भी पेश कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बाइडन इंतज़ामिया के पास जंग के इख्तिताम के बाद गज़ा के लिए एक मंसूबा मौजूद है, जिसे वो ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले करेंगे। बाइडन इंतज़ामिया के तजवीज़ करदा मंसूबे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद करेंगे ताकि वो गज़ा में सिविल उमूर की निगरानी करने के लिए एक अबूरी इंतज़ामिया कायम कर सके, जिसमें पानी, तवानाई, सेहत की देखभाल और बैंकिंग शामिल होंगे। अबूरी इंतज़ामिया गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल जितनी जल्दी हो सके एक इस्लाहशुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल कर देगी। पार्टनर ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल एक अबूरी फोर्स गज़ा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ की कोशिशों के लिए एक महफूज माहौल बनाने में मदद करेगी और हमास की जानिब से हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए काम करेगी। अमेरिका फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में एक सिक्योरिटी फोर्स को तरबियत और असलाह देकर तैयार करेगा और इसकी निगरानी करेगा, जिसकी तवज्जो गज़ा में कानून और इंतज़ाम पर मरकूज होगी और ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता अबूरी सिक्योरिटी मिशन की जगह लेगी। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल इससे पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा पर हुकूमत करने की इजाज़त देने से इनकार कर चुका है और यह भी गैर वाज़ेह है कि आया हमास गैर मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में पुलिसिंग और सरहदी गुज़रगाहों की निगरानी करने की इजाज़त देगा या नहीं। वाज़ेह है
कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हैरानकुन तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया था और इस दहशतगर्दी के हमले में 1200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जबकि हमास ने तकरीबन 250 अफराद को यरगमाली बना लिया था, जिनमें इसराइल समेत दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल थे। इन हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर जारियत शुरू कर दी, जिसमें अब तक 46,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। 15 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली जारियत में वक्फा सिर्फ नवंबर 2023 में आया था, जब हमास और इसराइल के दरमियान एक हफ्ते की जंगबंदी हुई थी, जिसके दौरान तकरीबन आधे यरगमालियों को रिहा कर दिया गया, जबकि इसराइल ने बदले में फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा कर दिए थे। इसके अलावा इसराइल ने इस सारे अरसे में गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में भी कार्रवाइयाँ की और उसने अपने तमाम मिलिट्री अहदाफ को भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया, जबकि इस दौरान इसराइल ने गज़ा में हमास के अलावा लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया हिजबुल्लाह को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। इसी तरह शाम में भी ईरानी हिमायत याफ्ता बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया, जबकि इसराइल ने ईरान पर भी बराह रास्त हमले किए, जबकि इसराइल इससे पहले भी ईरान में कार्रवाइयाँ कर चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। राधे। अल्लाह हाफ़िज़।